वेलकम टू इंडियन इकोनॉमी लेक्चर बाय नितिन सिंघानिया। आज हम लोग बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में। वेरियस सेक्टर्स हमें इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो 5 तरीके के कुछ सेक्टर्स हैं हमारे कोर्स के अंदर। चलो एक एक सेक्टर को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। ये 3 तो आपने बेसिक सुने ही होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, बाकी दोनों बचपन में आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन आप भूल गए होंगे। शायद से नहीं भी भूले तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ये 3 तो आप बेसिक जानते ही होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं डिटेल में। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है विच इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आप रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज पार्ट होती है सेक्टर का? खेती बाड़ी करना, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करना यानी कि, और माइनिंग। याद रखना, माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर माइनिंग के अंदर हम लोग एक्सट्रैक्ट ही तो करते हैं धरती से, अर्थ से नेचुरल रिसोर्सेज को। फिर सेकेंडरी सेक्टर्स एक्टिविटी जो इस सेक्टर में इंक्लूड होती है वो क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरी यूटिलिटी की सर्विसेज। ठीक है भाई, याद रखना ये सारी सर्विसेज, कुछ सर्विसेज भी इसका पार्ट है। याद रखना कि टर्शियरी सेक्टर वैसे तो सर्विस सेक्टर होता है, लेकिन कुछ यूटिलिटी वाली सर्विसेज सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। नजरें पैनी रखकर याद करना इसको। ठीक है, ये सारी चीजें याद करना जो दे रखी थी यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। एक्टिविटीज इस सेक्टर की क्या क्या इंक्लूडेड है? एक इसके अंदर आती है आईटी सर्विसेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर टूरिज्म, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। ठीक है। क्वाटरनरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज होती है, जैसे कंसल्टेंसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करना। मतलब जैसे नई नई चीज़ों की इनोवेशन, खोज वगैरह चल रही है, कुछ मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ चल रहा है, समथिंग लाइक NFTs के बारे में कुछ चल रहा है, कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में चल रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर इन सब चीज़ों की लेकर हो रही है, किसी भी डिजिटल वर्ल्ड की या किसी भी चीज़ की, मतलब देख रहे हो, इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी की मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो रही है वो क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट है। फिर एक आता है, कंफ्यूज मत हो रहा, क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर के अंदर क्या होता है? मतलब अब ये सेक्टर एक ऐसा है कि ये सेक्टर का ना हर कोई पार्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ये एक यूनिक सेक्टर है जिसमें अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे बाकी 4 से तो आती ही रहता है, ये वाली बाकी जो 4 है ना, मैं आपको ये बताऊं कि ये आपको 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगा। सुना भी होगा आपने बचपन में, ज्योग्राफी में ही तो सुना होगा ये सारा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना। इकोनॉमिक्स तो 9th क्लास में इंट्रोड्यूस होती है ना हमारे पास। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से इंट्रोड्यूस कराई जाती है नॉर्थ इंडियंस को इकोनॉमिक्स उनकी लाइफ में। लेकिन उससे पहले हम ये सेक्टर तो 6 से लेकर 8 तक तो नाम तो सुना ही होता है ना हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये क्यूनरी सेक्टर क्या होता है? आई थिंक आज आप पहली बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली बार लाइफ में सुन रहे होगे, है ना, क्यूनरी सेक्टर। दिवजोत आशमत से पहले सुना है आपने क्यूनरी सेक्टर के बारे में? बताओ, नाम सुना है कभी ये वाला, ऐसा कुछ, क्या ऐसा भी कोई सेक्टर होता है? नहीं सुना ना? हाँ, तो क्यूनरी सेक्टर में क्या होता है, मैंने क्या बताया जैसा कि हर कोई इस सेक्टर का पार्ट नहीं बन सकता। यहाँ पर हाई लेवल डिसीजन मेकिंग की बात होती है। अब हाई लेवल डिसीजन मेकिंग कहाँ? वो गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो सकती है, किसी इंडस्ट्री का अगर आप पार्ट हो तो। इसका मतलब आपको क्यूनरी सेक्टर का पार्ट बनने के लिए आपकी कोई एक रैंक, एक पोजीशन होनी चाहिए, तभी तो हाई लेवल डिसीजन मेकिंग करोगे। यहाँ पर देख रहे हो, वर्ड यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं है। गृहस्थ जीवन के, घरेलू जीवन के आपको निर्णय नहीं लेने हैं। हाई लेवल डिसीजन मेकिंग जिसका इम्पैक्ट एक पूरे रीजन में, एक कंट्री में, एक स्टेट में, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, एक बहुत बड़ी ब्रांड में पड़ता हो, दैट इज मतलब हाई लेवल डिसीजन मेकिंग के। कोई CEO रिजाइन कर गया, नया चीफ मिनिस्टर आ गया, नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको बनाना है। अब आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, हम इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज एक एग्जांपल देता हूं। मान लो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, वहां पर पूरा का पूरा बॉडी चेंज हुई है, यानी कि CEO से लेकर स्टाफ तक सब लोग चेंज हुआ है वहां पर। ठीक है। अब क्या पता नया CEO ऐसे डिसीजन ले कि हमें स्टील की प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, बढ़ाना है, तो इसका इम्पैक्ट क्या इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा? क्या बताओ, कि स्टील ज्यादा प्रोड्यूस होगा और ज्यादा गाड़ियां बनेंगी, और भी मतलब कुछ भी हो सकता है उससे, बताओ नहीं पड़ेगा क्या? गवर्नमेंट आप कहोगे कैसे? कोई एक प्राइम मिनिस्टर ने अपना शफल करके
नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया, हो सकता है पुराना वाला कोल मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर था वो इतने अच्छे से ना संभाल पा रहा हो, लेकिन नया वाला जो मिनिस्टर है जो आया हो, प्रधानमंत्री ने जब रीशफल करा अपना कैबिनेट पूरा, तो नई कोल मिनिस्ट्री जिस नए मिनिस्टर को दी गई, हो सकता है वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेके कोल सस्ता हो जाए, प्रोडक्शन उसकी बूस्ट कर जाए, वो दूसरी कंट्रीज में जाए जिससे कोल इंपोर्ट हमारे लिए इजी हो जाए, ये सब चीजें। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने क्या बताया था आपको, इस चैप्टर के अंदर हम ज्यादातर जो एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। इस बुक के अंदर ज्यादातर एस्पेक्ट जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अलावा वो सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, यानी कि 90% जो हमारी स्टडी होगी डेट इज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, 10% हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया था यूपीएससी का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि 2018 में और उससे पास में कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, कुछ मतलब इन द सेंस कि 100 में से एक क्वेश्चन। अब ऐसा भी नहीं कि हर साल आता है, पिछले जब से 2013 से पैटर्न चेंज हुआ है 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, मतलब पिछले 10 साल के अंदर, पिछले 11 साल के अंदर, ठीक है। कुछ चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको समझाना, मैं इस पार्ट को स्किप भी करवा सकता था, लेकिन ठीक है यार, क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, और एक एक नंबर की अहमियत है यार उसको निकालने में, ठीक है। अब आप में से जो सुन रहे हैं या जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे आशिमा दिवजोत, अभी आप लाइव बैठे हो, तो यार ये चीज आपने सुनी नहीं है, तो इस पे ना अब जो हमारा पार्ट है ना, जो बेसिक इकोनॉमिक्स का आइडिया था वो हमने पूरा ले लिया है, ठीक है, कि सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है, मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ फीचर्स की। सबसे पहला हमारा फीचर जो आने जा रहा है दैट इज पीपीएफ, या जिसका दूसरा नाम होता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, मतलब इसकी यही नाम है, आप चाहे इसको ऐसे बुला लो चाहे ऐसे बुला लो, एक ही बात है, क्योंकि ये एक प्रकार का कर्व है, कर्व का नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या होता है आराम से समझ में आएगा, डोंट वरी, नई टर्म है आपके लिए, पूरा फोकस लगा के सुनना, एक छोटे बच्चे की तरह जैसे उसको एबीसीडी करवाई जा रही है, क्योंकि आपके लिए नया और बहुत लोगों के लिए नया है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक प्रकार का कर्व होता है। ये कैसा कर्व होता है? ये कर्व होता है कनकेव शेप ये होती है, पता है ना आपको, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये देखो, ये यहां से कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, इसकी शेप होती है कनकेव। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कनकेव, क्योंकि एक और कर्व आएगा उसकी शेप कन्वेक्स होती है, आप यहां पर इतना याद रखो कि इसकी शेप कनकेव होती है। ये हमें क्या बताता है, ध्यान से समझो, ये कर्व बनता क्यों है, क्यों बनाते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर ये वाला कर्व, ये हमें ये बताता है what are the possible quantities that can be produced of two products if both depend upon the same finite resources and technology for their manufacturing। मतलब मैंने इकोनॉमी की तुम लोगों को एक रियल समस्या करवाई थी, अगर तुम लोगों को याद हो, इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है दिवजोत, आशिमा, अगर आपको याद हो, सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमी की क्या होती है? स्कार्स रिसोर्सेज का एलोकेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन, कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर है वो एलोकेट किस प्रकार से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। याद है? यहां तक बात क्लियर है? बताओ यहां तक क्या क्या नहीं आ रही यार, बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक ऐसा कर्व होता है जो कि इस बात को इलस्ट्रेट करता है कि पॉसिबल क्वांटिटीज क्या है। यहाँ पर हम लोग ना सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स को मतलब अज्यूम करके चलते हैं, मतलब ये एक इमेजिनरी चीज है कि आप ना इकोनॉमी के अंदर आपको एक मतलब आपके ना हाथ बांध दिए गए हैं, आप इकोनॉमी के अंदर कोई भी 2 गुड ही प्रोड्यूस कर सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। गुड ए और गुड बी, ये 2 ही गुड आप प्रोड्यूस कर सकते हो इकोनॉमी के अंदर। अब है कि आपके पास यहां पर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज तो स्कार्स ही रहेंगे ना, तो मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस प्रकार इस चीज को दिखाता है
कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस हो सकती है किस गुड की, आपको डिपेंड, मतलब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो। आप इकोनॉमी में 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। मान लेते हैं हमारे पास 100 है, आप या तो ए को 90 क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर लो, मतलब आप 100 क्वांटिटीज ही प्रोड्यूस कर सकते हो, इतने ही रिसोर्सेज और इतनी टेक्नोलॉजी है आपके पास, ठीक है। आपके हाथ तो बंधेंगी ना, कुदरत तो आपके हाथ बांधेगी ना। दिव्योत, ऐसा हो सकता है क्या कि आप एक वो बोलो कि लोहे से बनने वाली चीज में अनलिमिटेड प्रोड्यूस करती रहूंगी अपनी कंट्री में, अपने इस वर्ल्ड में या फिर कहीं पर भी? लोहा अनलिमिटेड सप्लाई में है, मतलब मिलते ही रहेगा, मिलते ही रहेगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो मान लेते हैं, मैं एक सिचुएशन आपको ये दे रहा हूं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं कि आप सिर्फ 100 क्वांटिटीज ही एक पर्टिकुलर चीज की प्रोड्यूस कर सकते हो, और आप सिर्फ उन चीजों को यूज करके सिर्फ 2 प्रकार की गुड ही इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हो। आप कैसा कर सकते हो? गुड ए या तो 90 प्रोड्यूस कर लो और गुड बी 10 प्रोड्यूस कर लो, गुड ए 10 प्रोड्यूस कर लो, गुड बी 90 प्रोड्यूस कर लो, गुड ए 50 कर लो, गुड ए बी 50 कर लो, गुड ए 25, ये 75 कर लो, ये 25 कर लो, ये 75 कर लो, ये 30 कर लो, ये 70 कर लो। यहां पर क्या बनता जा रहा है, बताओ क्या बनता जा रहा है? ये हम लोगों ने क्या बनाई है, ए और बी की क्या बनाई है? अगर मैं इसको एक नाम दूं, इसको ये नहीं कह रहे हम लोग, वी आर ड्रॉइंग ऑल द पॉसिबिलिटीज कि कैसे लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर 2 गुड प्रोड्यूस करे जा सकते हैं, गुड ए और गुड बी। बताओ मुझे जरा, ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा हमारा? बताओ, पॉसिबिलिटीज ही है ना ये सारी कि 90 ये प्रोड्यूस कर लो, 10 ये कर लो, 10 ये कर लो, 90 ये कर लो, 50-50 कर लो, 25-75 कर लो, उधर 75 उधर 25 कर लो, 30-70 कर लो, 70-30 कर लो, 60-40 भी कर सकते हैं कि 60 ये प्रोड्यूस करती है, 40 ये प्रोड्यूस करती है, 80-20 भी कर सकते हैं, 80 ये प्रोड्यूस करती है, 20 ये प्रोड्यूस करती है, वैसी वर्षा भी कर दो। तो मुझे बताओ ये क्या कर रहे हैं हम लोग? पॉसिबिलिटीज ही ड्रॉ कर रहे हैं। बताओ अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ। आशमा, दिवजोत, बताओ समझ में आया? हम लोग पॉसिबिलिटीज किस चीज की मतलब यहां पर दिखा रहे हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर चीज कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, उस प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटी है, यही बोल रहा हूं ना मैं। प्रोडक्शन ही तो हो रही है ना ये सबकी, 60 क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, 40 में वो, 90 क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है प्रोडक्शन किसका? गुड्स का। और इसको हम दिखा किस फॉर्म में रहे हैं? इस पॉसिबिलिटीज को हम दर्शा रहे हैं कर्व की फॉर्म में, इसलिए इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। पहले मुझे बताओ, मैंने जो पीपीसी का मीनिंग डिकोड करा वो समझ में आ गया कि पीपीसी होता क्या है? बताओ, है ना, आ गया ना? कि मतलब आप, अच्छा एक चीज याद रखना, अगर मैं आपसे आप पूछूं पीपीसी में आपके हाथ कितने गुड्स से बांधे जाते हैं, आप मिनिमम या मैक्सिमम कितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो? ए, वो तो मैंने एग्जांपल के लिए था, 2 तरह के बोलो यार, 2 तरह के। हाँ, 2 तरह के ही कर सकते हो। क्वांटिटी मैंने 100 बोली थी, ऐसे तो क्वांटिटी 500 भी हो सकती है ना। गुड्स सिर्फ 2 प्रकार के यूज हो, मतलब प्रोड्यूस होंगे, फाइनाइट रिसोर्सेज है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर, और लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। यानी कि जैसे मतलब मान लो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप ऐसा मान लो, आपके पास फ्रिज में कुछ बनाना है, कुछ मैंगो है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक बात बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आपके पास सिर्फ 2 ही फ्रूट्स है, फ्रूट्स की है आपकी फ्रिज में 2 ही फ्रूट्स हैं, इसके अलावा एक ढेले भर का फ्रूट नहीं पड़ा हुआ, तीसरा कोई फ्रूट का नाम और निशानी नहीं है आपके फ्रिज में, यही 2 है। अब फ्रिज में अगर पड़े हैं ये 2, लिमिटेड क्वांटिटी में ही तो होंगे, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो जितने बार फ्रिज खोलो कितने बार एक नया बनाना, एक नया मैंगो निकल आएगा, ऐसा है क्या?
लिमिटेड ही तो पड़े होंगे ना फ्रिज में, किसी के भी पड़े होंगे, आशमा आपकी फ्रिज में, मेरी फ्रिज में, दिवजोत की फ्रिज में, कशिश की, अलंकृता की, किसी की भी। यहां पर ऐसा मान लो, अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि मान लो 6 बनाना है आपके पास, 6 मैंगो है। क्या ऑप्शन है भाई आपके पास? आप ये कहो, मैं पॉसिबिलिटीज देखना, मैं इन 6 बनाना से 1 ग्लास बनाना शेक बनाऊंगी, 6 मैंगो से 1 ग्लास मैंगो शेक बनाऊंगी। पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी मतलब मैं हाफ ग्लास शेक बना लूंगी, बाकी बनाना खा लूंगी। आप ये कह सकते हो। मैंगो के केस में कोई भी पर्सन है, मान लो वो ये कह रहा है मैं भी हाफ ग्लास शेक बना लूंगा और बाकी मैंगो मैं खा लूंगा। आई विल ईट रेस्ट ऑफ द मैंगोज शेक के साथ साथ, और यहाँ पर भी शेक के साथ साथ दैट पर्सन विल ईट रेस्ट ऑफ द मैंगोज। पर्सन या तो ये कह सकता है मैं पूरे के पूरे आम बनाना खाऊंगा और मैंगो का सिर्फ मैं शेक बनाऊंगा। पर्सन ये कह सकता है मैं सारे के सारा बनाना का शेक बनाऊंगा लेकिन मैंगो में सारे के सारे खाऊंगा। कितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, बताओ मुझे जरा, कितनी भी बन सकती है ना, मतलब कितनी भी इन द सेंस के, मतलब चलो ठीक है भाई, एक पॉइंट पे आके पॉसिबिलिटीज रुक जाएंगी, लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज कितने थे आपके पास बताओ? कितने तरह के? 2 तरह के थे ना। क्वांटिटी उनकी कितनी थी? हमारे एग्जांपल में हमने क्या लिया, 6 है ना। तो यहाँ पर आपके हाथ मैंने कितने तरह के रिसोर्सेज से बांधे? 2 तरह के रिसोर्सेज। तो याद रखना पीपीसी का मैडम एक रूल होता है। यहाँ पर देखो मैं ब्लू कलर से इसको मार्क कर रहा हूँ, ओनली 2 प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। आप अपना दिमाग मत लगाना इसमें 3 क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते। भाई सही बताऊं, ये कर्व 2 चीजों से ही बनता है, काफी होता है देखो यहाँ पर, और वो इसलिए उसका एक रीजन होता है, गुड एक्स और गुड वाई। भाई एक गुड आएगा एक एक्सेस पे, दूसरा गुड आएगा दूसरे एक्सेस पे। वैसे इन लोगों को ऐसा लिख देना चाहिए था, गुड एक्स यहाँ पर एक्स एक्सेस पे, गुड वाई यहाँ पर वाई एक्सेस पे। 2 एक्सेस होती है भाई किसी भी कर्व में, यही होती है ना। ऐसा तो कोई आशा में कोई कर्व होता है जिसमें 2 से ज्यादा एक्सेस होती हैं? बता दो मुझे, नहीं ना। तो ये 2 गुड्स हैं, 2 एक्सेस को दर्शाती हैं। अब हमने 3 क्यों नहीं लिए, 4 क्यों नहीं लिए? तो भाई सिंपल आंसर ये है, मेरे साथ मॉरल आउटरीच मत करना, मुझे नहीं पता इसका आंसर, ठीक है। माइक्रोइकोनॉमिक्स वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं, जितनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना करवा रहा हूँ मैं, और इसका आंसर सच में मुझे नहीं पता। जो बता सके उससे जाके पूछ लेना, ठीक है। अब इस ग्राफ को एक बारी समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। कौन सा कलर ले लो? पर्पल ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात समझाता हूँ, इस ग्राफ कह रहा हूँ, इस कर्व को, हाँ कर्व कह लो, ग्राफ कह लो, इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं इसको कि इसका मीनिंग क्या। हमने पीपीसी में ये सीखा, पीपीसी की कंडीशन ये कि ओनली टू रिसोर्सेज इन अ इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हमें कंडीशन ये दे रखी है, देयर आर स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अब क्या है, ये जो एक कर्व हमने एक कर्व बनाया, ये ऐसी एक इमेजिनरी कर्व बनाया। अब ये पीपीसी काम कैसे करता है? बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर कोई भी पॉइंट, पीपीसी है क्या, ये पॉइंट ए से लेकर डी तक बना हुआ है, पॉइंट ए से लेकर डी तक, ठीक है। आप उसको गुड्स में समझना, क्योंकि गुड का नाम तो गुड एक्स है और गुड वाई है, ठीक है। ये कर्व का पॉइंट है, जैसे मतलब मान लो यार, समझ गए ना यार, मैथ्स में हम लोग नहीं करते थे यार, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट आ रहा है तो उसको हम कुछ तो लिखेंगे ना, कि मतलब ये 15 है और ये 30 है, तो ऐसे इसको नाम दे देते, जैसे ये ए है, ये बी है ना। ऐसे ही वो कह रहा है कि उसने एक नाम दे दिया, ए है, डी है। अब ये मत पूछना फालतू बात है मुझसे कि यहाँ ए है तो उसको बी क्यों नहीं लिखा, डी क्यों लिख दिया। भाई मैंने नहीं लिखी है बुक ये, ठीक है। जो वो लिख रहा है हमें उसी को मानना पड़ेगा। तो ए और डी, ये है एक कर्व, और ये कैसा कर्व है? इसका नाम है पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या जिसका दूसरा नाम है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अगर ये कर्व ये दिखाता है कि इस कर्व पे कोई भी पॉइंट है ना, अगर मतलब कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट किस चीज को दर्शाएगा? रिसोर्स प्रोडक्शन को। मतलब इस कर्व पे अगर कोई भी पॉइंट है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट जेड, पॉइंट क्यू, ये पॉइंट बी
सी जेड क्यू, ये हमें दिखा रहे हैं रिसोर्सेज आर परफेक्टली एलोकेटेड इन इकोनॉमी, परफेक्ट तरीके से एलोकेट हुए हैं, मतलब इकोनॉमी के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे ना, बेस्ट टू बेस्ट यूज हो गए, जिसको जैसा बटना था, जितना प्रोड्यूस होना था, कुछ वेस्टेज नहीं हुई, कुछ ओवर प्रोडक्शन नहीं। ओवर प्रोडक्शन तो वैसे भी नहीं हो सकती बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमें दे रखा पीपीसी में, लिमिटेड रिसोर्सेज, आप ओवर प्रोडक्शन कैसे कर पाओगे? रिसोर्सेज तो है ही ना, हमें जितने रिसोर्सेज दे रखे, मतलब इसका मतलब हमने बेस्ट टू बेस्ट उससे माल निचोड़ा है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको एक मतलब सिनेरियो चेंज करके बताऊं, मैंने आपको 20 मिनट दिए, हर किसी को मैंने 20 मिनट दिए अपने स्टूडेंट को, उन्होंने 20 मिनट में करा क्या? तो जिस स्टूडेंट ने, मतलब मान लो जो ये बी सी और जेड क्यू स्टूडेंट है ना मेरे, उन्होंने अपने 20 मिनट को परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज करा। समझ गए? ये कहने का मतलब, उन्होंने 20 मिनट में कुछ टाइम वेस्ट करना या कुछ भी वो नहीं करा, जो परफेक्ट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था प्रायोरिटी पे, उन्होंने वो करा। ठीक है, समझ गए? अब अगर कोई भी पॉइंट इस पीपीसी के नीचे होता है, मतलब इस लाइन के अगर कभी भी कोई भी पॉइंट नीचे होता है, नीचे इन द सेंस कि इतने जोन में अगर वो कभी भी कोई पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने ये पोर्शन मार्क करा, तो वो पॉइंट शो करता है। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, अगर इरेज करके दिखाऊं तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो उसके नीचे है? ये पॉइंट ई, ये शो करता है। यहां पर क्या शो कर रहा था? ये वाली लाइन, रिसोर्सेज आर परफेक्टली एलोकेटेड। इसके नीचे कोई भी अगर पॉइंट हो तो ये शो करता है रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुए, वेस्ट भी हो गए रिसोर्सेज और यूटिलाइज अच्छे से नहीं हो पाए, अच्छे से उनसे माल प्रोड्यूस नहीं हो पाया, यानी कि 20 मिनट आपने वेस्ट कर दिए जो मैंने आपको दिए थे। और अगर इससे ऊपर कोई भी पॉइंट हो, जैसे यहां पर दे रखा है हमें एफ, तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, बिकॉज ओवर प्रोडक्शन तो वैसे भी नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हर चीज का एक ही आंसर है, रिसोर्सेज आर स्केर्स, यानी कि लिमिटेड इन नेचर। बताओ कोई दिक्कत? बगल में देख लो चाहे इसको, यहां से इसको मिटा देते हैं, यहां पर देख लो पॉइंट ई, कहां दिख रहा है पॉइंट ई? ये पॉइंट ई, रिसोर्सेज आर इनएफिशिएंटली यूटिलाइज। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये पीपीसी के नीचे है पॉइंट ई, पीपीसी ये रहा और इसके नीचे है पॉइंट ई। पॉइंट एफ जो ऊपर है, ये रहा पॉइंट एफ, ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। बिकॉज इम्पॉसिबल क्यों? एफ हमें अगर कोई भी पॉइंट अगर कर्व से ऊपर दिखता है तो वो ये कहता है कि इकोनॉमी के अंदर ओवर प्रोडक्शन हुई है, लेकिन पीपीसी इस बात को होने नहीं दे सकता ना इस सिचुएशन को, क्योंकि सिचुएशन हमें क्या दी गई थी? ये देखो ऊपर फाइनाइट रिसोर्सेज और फाइनाइट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, यानी कि लिमिटेड है सब कुछ हमारे पास। एवरीथिंग जो हमें सिचुएशन में दिया गया दैट इज स्केयर्स इन नेचर, लिमिटेड इन नेचर, एक ही वर्ड है, चाहे स्केयर्स कह लो चाहे लिमिटेड कह लो, एक ही वर्ड है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल पॉइंट है। बचता क्या है? सिर्फ ये वाला पॉइंट ग्राफ का, ये वाला जो, जैसे वाला अगर मैं ये बनाऊं, सिर्फ इस पे जो कोई भी लाइन आएगी, इस पे ये इस पे कोई भी पॉइंट हो, ए बी पी क्यू जेड कुछ भी हो, एनी पॉइंट ऑन द फ्रंटियर। कौन सा फ्रंटियर? मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो ये शो करता है कि जो अवेलेबल इनपुट्स हमारे पास थे, अब अवेलेबल इनपुट्स क्या थे हमारे पास? रिसोर्सेज थे और टेक्नोलॉजी थी। उन लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ हमने ऑप्टिमल यूज करा है रिसोर्सेज का, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमने निकाली है मिनिमम इनपुट के साथ, अच्छे से यूटिलाइज हुए रिसोर्सेज, अच्छे से एलोकेट हुए रिसोर्सेज, वेस्टेज नहीं हुई है इकोनॉमी के अंदर, अंडर प्रोडक्शन नहीं हुई, ओवर प्रोडक्शन हो नहीं सकती थी, बेस्ट प्रोडक्शन हुई, ये शो करता है। पीपीसी का आपका टॉपिक कंप्लीट। बताओ मुझे कोई भी दिक्कत आई है तो? आपने अभी तक जो भी कर्व पर या ग्राफ पर या डायग्राम पर देखा, जो भी मैंने समझाया, उससे रिलेटेड 4 बातें जान लो। हम लोग यानी कि ह्यूमन बीइंग्स
दे कैनॉट फुलफिल ऑल आवर डिमांड, सारी डिमांड हमारी फुलफिल नहीं हो सकती, बिकॉज इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज आर वेरी मच स्केर्स इन नेचर। ऑब्वियस ही बात है, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, इकोनॉमिक्स का रूल पढ़ा था हमने, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, लेकिन आशिमा दिवजोत ह्यूमन वांट्स आर, इंसान की जरूरतें कैसी है, अनलिमिटेड। तो ऑब्वियस ही बात है हर इंसान की हर वांट की पूर्ति नहीं हो सकती धरती पर। चॉइसेस जो हमें, मतलब पीपीसी की बातें हैं, मतलब ये सारी पीपीसी किस बातों को ध्यान में रखते हुए कर्व बनता है, चॉइस, इसका मतलब हमारी सारी डिमांड फुलफिल नहीं हो सकती, तो जो हमें विश करनी है, जो हमारी नीड है, जो हमारी चॉइस है, दे आर टू बी मेड फ्रॉम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। मतलब भाई बहुत पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि हम कुछ भी कर सकते थे। जैसे उन दो रिसोर्सेज, भाई हमारे पास कोई मतलब मान लो लकड़ी है मेरे पास बहुत सारी, उसके साथ साथ मेरे पास बड़ी सारी कुल्हाड़ी है। अब भाई मेरे पास बहुत पॉसिबिलिटी है, मैं लकड़ियां बालकनी में खड़े हो जाऊं, फेंक फेंक के मारूं लोगों को मजे लेने के लिए, मैं कुल्हाड़ी से लोगों का सर फाड़ दूं, है ना, या मैं ऐसी लोगों की गाड़ियां तोड़ते चलूं, मजे करूं मतलब मैं उनसे, या फिर मैं कुल्हाड़ी और लकड़ी का इस्तेमाल करके क्राफ्ट का कुछ ऐसा नमूने बना सकता हूं जिनको मैं मार्केट में बेचकर पैसे ले सकूं। तो समझ रहे हो ना, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि आपके पास बहुत पॉसिबिलिटीज रहती है। पैसों की बात कर लो यार, पैसों की बात कर लो, वो भी तो रिसोर्स है। आपके पास पैसा आ गया ट्रेडिंग करके, दोनों के पास आपके पास आ गया 9-9 करोड़ रुपए। अब आपके ऊपर चॉइस है ना, आप मेकअप की उस पर दुकान पे भाग रहे हो, आप अपने शौक पूरे कर रहे हो, आप फॉरेन की ट्रिप लगा रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, आईफोन ले रहे हो, या फिर यू आर इन्वेस्टिंग योर अमाउंट और उससे ऊपर की जो मलाई निकल कर आ रही है फिर आप उससे अपने शौक पूरे कर रहे हो, या बैंक में आप अपनी एफडी बनवा रहे हो, या आपने बड़ा सारा गोल्ड खरीद लिया फ्यूचर के लिए। पॉसिबिलिटी हर किसी के पास है ना आशिमा दिवजोत, मतलब समझ लो 9 करोड़ रुपए अगर मैं जिस मर्जी को दे दूं तो वो कुछ भी कर सकता है ना। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जरूरी थोड़ी ना सब इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब हमें चॉइस करनी चाहिए फ्रॉम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी, 9 करोड़ रुपए आने के बाद अगर इसी को एग्जांपल को मैं पकड़ लूं, 9 करोड़ रुपए आने के बाद आपके पास अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो अमाउंट सिर्फ 9 करोड़ ही तो है आपके पास। कुछ भी कर लो, चाहे 9 फरारी ले आओ तो एक ही दिन में खत्म कर लोगे। चलाने को आप उसे जिंदगी भर चला सकते हो। इन्वेस्ट करने पे तो ऐसा कर सकते हो कि पूरे खानदान बैठे बैठे, पीढ़ियां की पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी 9 करोड़ रुपए से। पैसा का पैसा, पैसा का पैसा बनता रहेगा। तो आपको बड़ी सारी रेंज ऑफ चॉइसेस में से कुछ लिमिटेड चॉइसेस करनी पड़ती है। और हमारे केस में क्या था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो सकते थे, लेकिन हमारे हाथ बांध दिए गए थे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये कहता है कि 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सिचुएशन अक्सर ये आती है, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, मतलब पीपीसी इसी बात को लेकर चलता है कि ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हमें जो इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल होती है दैट इज लिमिटेड इन नेचर, दैट इज नॉट अनलिमिटेड इन नेचर। और ग्राफिकली जब हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं इन सारी बातों को, तो उसको अंग्रेजी में बोला जाता है या इकोनॉमिकली बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि उसको हम लोग कर्व की सहायता से, गुड एक्स गुड वाई, ये है हमारा पीपीसी। और पीपीसी अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे क्या शो करता है, आप बोलना कैसे स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ है। कुछ भी वर्ड यूज कर लेना, ऑप्टिमम, ऑप्टिमल या एफिशिएंट एलोकेशन, यूटिलाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमल कह लो, ऑप्टिमम कह लो, या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, या एफिशिएंट एलोकेशन हुआ है, कुछ भी कह लो। मैंने आपको 6 वर्ड्स बता दिए, कुछ भी आ जाए, लिखी बात है, ठीक है। और पीपीसी एक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है। लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, पीपीसी एक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है। याद रखना, मैं बार बार नहीं बोलने वाला, पीपीएफ पीपीसी एक ही बात होती है, मैं 100 बार बता दिया आज की क्लास में। पीपीएफ या पीपीसी ये एक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है, दैट रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज। अभी मैंने आपको बता दिया ये ऊपर, ये सारा यही बताया मैंने अभी आपको। रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए। मतलब पीपीसी किस बात को शो करता है, ये वाला जो कर्व है, इस लाइन के ऊपर जो भी चीजें आ रही होंगी वो ये शो करता है कि रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज। और एक और बात, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। आप कभी भी पीपीसी में ये नहीं मानोगे यार रातों रात ना मेरे पास, अभी तक मैं हाथों से ये चीज बना रहा था, डोरेमोन का गैजेट आ गया मेरे पास और अब वो ऐसी चीज बना देगा इससे कि पता नहीं कई भयंकर बवाल मच जाएगा इससे।
कागज का प्लेन भी ऐसे उड़ने लग जाएगा कि उसमें लोग बैठ के घूमेंगे, डोरेमोन की टेक्नोलॉजी मिल गई है मुझे। नहीं, हम लोग पीपीसी में ये मानते हैं जो टेक्नोलॉजी तुम्हारी वास्तविकता में चल रही है, प्रेजेंट मूवमेंट में चल रही है, तो उसी को यूज करके वो दो गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड एक्स और गुड वाई। थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन मुझे बता दो, कुछ डाउट आया? बताओ इन 4 पॉइंट्स में। ये लास्ट पॉइंट समझ में आया किस असम्पशन के ऊपर पीपीसी बेस्ड होता है? एक पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेज एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज होते हैं जो पीपीसी के ऊपर है। अगर मतलब मान लो ये पीपीसी का कर्व है, तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये शो करता है रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इस बात को मानता है, जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड नेचर और टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी लिमिटेड तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट मतलब टेक्नोलॉजी का लेवल बड़ा नहीं है, टेक्नोलॉजी का लेवल बड़ा नहीं है। यानी कि अगर मैं एक बात बताऊं, जैसे एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं, इससे पूरा समझ में आ जाएगा तुम लोग को। भाई मैं घर वालों से कहता रहा मुझे फ़ोन दिला दो, मुझे फ़ोन दिला दो। उन्होंने कहा बड़ा हो जा दिला दूंगा, बड़ा हो जा दिला दूंगा, अभी क्या करेगा। मेरा स्कूल खत्म हो गया, मैंने उनसे कहा फ़ोन दिला दो, फ़ोन दिला दो, फ़ोन दिला दो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कॉलेज के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे फ़ोन दिलाया, या किसी भी पर्सन को फ़ोन दिलाया। बेस्ट फ़ोन उन्होंने मुझे दिला दिया, उन्होंने मुझे आईफोन दिला दिया कि आप इसको संभाल के रखना, तेरा पहला फ़ोन है और तूने आज तक बहुत सालों से फ़ोन मांग रहा था, हमने नहीं दिया, इसलिए हम तेरे को आईफोन दिला रहे हैं। ठीक है, मेरे पास आईफोन आ गया। अब मेरे पास ये एक आ गया रिसोर्स। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ? मेरे पास बड़ी सारी चीज़ें हैं, मैं इससे टाइम वेस्ट करूँ अपना, मैं इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करूँ, मैं गेम खेलूँ, वो खेलूँ। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे पास। ठीक है, लेकिन मैंने एक पॉसिबिलिटी बनाई, मैं इससे जब कॉलेज जा रहा हूँ तो पढ़ते हुए जाऊँगा, मैं इससे अपना टैलेंट रिवील करूँगा, इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाऊँगा और कुछ रील्स बनाया करूँगा जिसमें मैं लोगों को मोटिवेटिंग बातें, लाइफ रिलेटेड बातें और पढ़ाई रिलेटेड बातें करूँगा। मैंने किसी से ये सुना था कि आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा होता है, तो इससे मैं अपने यूट्यूब की शूटिंग करा करूँगा अपने फेस की रिवील करके, और मैं लोगों के सामने लाइव आया करूँगा। और इसके थ्रू मैं टेलीग्राम में अपने चैनल का और बाकी सब चीज़ों का प्रमोशन करवाया करूँगा। तो एक बात बताओ, एक इंसान वो था जो कि मैं गाने सुनते सुनते सोया करूँगा, मैं इस पे मूवी देख सकता हूँ, मैं इसको कुछ भी मतलब मान लो कि गेम खेल सकता हूँ। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई मेरे पास? बताओ, पॉसिबिलिटी ग्रुप ए, पॉसिबिलिटी ग्रुप बी। यहां से लेकिन मुझे क्या मिलेगा? टेक्नोलॉजी मेरे पास देख रहे हो कांस्टेंट है, वो सेम आईफोन है जिससे मैं गाने सुन सकता हूँ या जिससे मैं पढ़ सकता हूँ, जिससे मैं रील बना लूँ एंजॉयमेंट के लिए या रील बना लूँ पढ़ने के लिए, मैं मूवी देख सकता हूँ या मैं अपने यूट्यूब के चैनल को प्रमोट कर सकता हूँ, मैं गेम खेल सकता हूँ या फिर टेलीग्राम पे लोगों को ये बता सकता हूँ कि आप मतलब इस चैनल को एक्सेस कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, या फिर मोटिवेटिंग रिलेटेड बातें, या फिर मैं इस फ़ोन से मैं पैसा कमा सकता हूँ। कैसे? मेरे पास आज तक कभी फ़ोन नहीं था, मेरे दोस्तों के पास जितने फ़ोन है वो बहुत स्लो है, मैं करता हूँ क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग, मेरा आईफोन कभी हैंग नहीं करेगा, मैं बेटर ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जल्दी जल्दी। और ये सब चीज़ें क्या है, ये जो गाने सुनना, मूवी देखना वो करके, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ से ये ग्रुप ए की एक्टिविटीज से मैंने इस आईफोन से मान लो कि 1.5 लाख का मैंने आईफोन खरीदा, लेकिन कुछ सालों के अंदर मैं इससे 15 लाख रुपए कमा सकता हूँ ये सब एक्टिविटीज करके। बताओ, सेम टेक्नोलॉजी को मेंटेन करते हुए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन एक रिसोर्स का करते हुए, मैंने बेस्ट टू बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? और ऐसा भी मान लो मैं हूँ पर्सन ए और कोई है पर्सन बी, तो हम में से ज्यादा आउटपुट किसने निकाली आईफोन से? बताओ किसने निकाली, बताओ? ये नहीं ना, है ना? तो इसका मतलब मेरा ये वाली जो चीज बनेगी, मैंने इस पॉइंट पे जो भी चीज आएगी, अब आप कहोगे इस पॉइंट पे कैसे? चलो ये मान लेते हैं, ये है मेरा, ऊपर कर लेते हैं इसको, ऊपर नहीं यार, जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। इसका मतलब इस पे मेरी ये जितनी चीजें आ रही हैं ये मेरी पीपीसी हैं। कैसे? मेरे लिए इंस्टाग्राम वेस्ट नहीं है, मेरे लिए तो वो पॉपुलर होने का साधन है। यूट्यूब गाने सुनने का साधन नहीं है, मुझे अपने आप को
अपने चैनल को प्रमोट करवाने का एक साधन है। फोन पे एप्स फालतू कुछ भी नहीं डाल रखी हैं। बाइनेंस, जीरोधा, ग्रो ऐप, कॉइनस्विच, कुबेर ट्रेडिंग करने के लिए डाल रखी है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो मुझे पॉपुलर कर सकती है, या जैसे टेलीग्राम मेरे लिए एंजॉयमेंट का सोर्स नहीं है। मेरे को मूवी और वो सब डाउनलोड नहीं करना है यहाँ से। मैं स्टूडेंट्स को यहाँ से लिंक देता हूँ गूगल मीट के लिए। अगर मैं ये सब करता हूँ, ये सारे जो मेरे पीपी से भी ये सारे पॉइंट आएंगे, इसका मतलब मैंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन करा, या फिर रिसोर्सेज का एफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा उनको, मतलब एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करा है, एफिशिएंटली एलोकेट करा है, जो भी करा है। इसके नीचे कोई भी पॉइंट है तो वो मेरा अंडर यूटिलाइजेशन। नीचे वाला पॉइंट मेरे लिए क्या है, मैं उस पर गाने सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कॉल पे हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मैसेज करने में लगा हूँ, मैं बेफिजूल में व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे दूसरों की रील्स देख रहा हूँ। ये सब है अंडर यूटिलाइजेशन। कि भाई आईफोन था, कदर ही नहीं जानी कि पैसा कैसे बन सकता है उससे, वेस्ट कर रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ कि आईफोन आ गया, और अपने आप को बेकार बना रहा हूँ, अपने आप को मशीन बना रहा हूँ। और आईफोन से ऊपर वाली मेरी कैमरा की क्वालिटी हो जाए, मेरा आईफोन हवा में उड़ने लग जाए, मेरा आईफोन अपने आप ही मेरी पिक्चर्स क्लिक कर ले, मेरा आईफोन बिना वीडियो रिकॉर्ड करे वीडियो डाल दे, ये नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर कांस्टेंट है भाई। जो आईफोन कर सकता है सिर्फ उतना ही काम करवा सकता हूँ उससे। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। अब मुझे बता दो जरा कोई भी दिक्कत है, और इसके बियॉन्ड मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, इतनी फीस में तो नहीं कवर हो पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।